कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने जिन को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर कुछ लोगों से बात कर रहा था। वही अपने सैनिकों में से एक पर्सन जो उसके सामने खड़ा हुआ था, वो उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, दुआन पेंगजू, याद है ना तुम्हें, मैंने तुमसे क्या कहा था। फाइनली मुझे पता चल गया है कि यीशु कहाँ पर है। बस तुम्हें उसे लेकर आना है। ये रहा उसका पता कि वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा। अभी अपना जिन जो कि अपने दुआन पेंग जी के हाथ में एक पर्ची दे देता है, वही चिट्ठी दे देता है जिसमें अपने यीशु का पता रखा हुआ था, क्योंकि जो सैनिक लोग थे उन्होंने उसे पता बता दिया था और पता उस चिट्ठी में लिखे हुए थे। अभी जो दुआन पेंग जो था वो कहता है, जी सम्राट, वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से लगभग 10 सैनिकों को लेकर निकल जाता है। सीन कट होता है, हमें अपने गौचौन के महल को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना वोशी और युआन, ये प्रिंस और हमारे कावेनिंग, गुशियांग और हमारा मोशु, साथ ही हमारे जो सेंसेन और हमारा झाओजिंग, साथ ही हमारा चैंगनिंग, ये सभी उसी जगह पर थे और हमारी जो गाओशियालैंग थी वो भी उसी जगह पर थी। अभी यहाँ पर नाश्ता किया जा रहा था, लाइक जो सुबह का नाश्ता होता है, इन लोग अभी नाश्ता ही कर रहे थे। गाओशियालैंग जो कि अपना नाश्ता करने को तैयार नहीं थी, उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी अपना फादर का सुना था तो वो नाश्ता करने को तैयार ही नहीं थी। अभी अपनी जो गुशियांग थी वो अपनी गाओशियालैंग के पास जाती है, उसे जो नाश्ता रहता है वो खिलाने लगती है। कहती है, राजकुमारी प्लीज़ खा लीजिए। अभी गाओशियालैंग कहती है, गुशियांग छोड़ दो मुझे नहीं खाना है। अभी अपनी गुशियांग कहती है, राजकुमारी आपके पापा को जाना था, वो जा चुके हैं, अब आप उनको लेकर इतना रो नहीं सकते ना। मैं जानती हूँ आपने उन्हें खोया है, इस दर्द को मैं शायद समझ ना सकूँ, पर ऐसे कैसे चलेगा। आपके पापा चाहते थे कि आप रानी बने, क्या आप ऐसे रानी बनेंगी, ऐसे कमज़ोर रहकर? क्या आप अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूरी नहीं करेंगी? अभी जो गाओशियालैंग थी वो गुशियांग की ओर देखने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुशियांग अपनी गाओशियालैंग की आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, खा लीजिए। वो ऐसे ही कहकर उसे खिलाने लगती है। अभी गाओशियालैंग जो चुपचाप गुशियांग की ओर देख रही थी और अपना खा ही रही थी। हम अपने कावेनिंग को देखते हैं जो चुपचाप अपना खाना खा ही रहा था। तभी अपना जो मोशु है वो अपने कावेनिंग को थोड़ा सा इशारा करता है, लाइक जैसे उसे अपने हाथ से मारता है। जैसे वो अपने हाथ से मारता है तो कावेनिंग उसकी ओर देखने लगता है। अभी कावेनिंग जैसे उसकी ओर देखता है तो मोशु इशारा करता है कि साइड चलो करके। अब जैसे ही लोग खा लेते हैं तो अभी अपना जो मोशु है वो अपने कावेनिंग को लेकर थोड़ा दूर जाता है, जहाँ पर उन लोग वही परीक्षण करते हैं, लाइक जो सिखाते हैं उन लोग वहीं पर जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं तो अपना मोशु कहता है, कावेनिंग तुम्हें याद है ना कि हमें क्या करना है? कावेनिंग कहता है, हाँ मुझे याद है, पर हमें गाओशियालैंग की रक्षा भी करनी है। अगर वाकई में ये सब के पीछे वो है तो फिर वो गाओशियालैंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि उन्होंने कई बार पहुंचाया ही है। मोशु कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ, मैंने लियो को उस जगह पर इसलिए छोड़ा है ताकि वो सभी चीज़ों का पता लगा पाए। अभी जो कावेनिंग है वो कहते हैं, हाँ आपने उन्हें वहाँ छोड़ दिया है, पर आप जानते हैं कि वहाँ की वो रानी लू फूमोंग, वो उन्हें उस नज़र से देखती है, क्या वो वहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगी? अभी मोशु कहते हैं, हाँ वो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वो लियो किनकियान है। मैंने खुद उसे सारी विद्याएं सिखाई है। भले वो उस जगह पर अकेली है पर वो सबसे ताकतवर है। हाँ जानता हूँ, अगर वो ज़्यादा ताकतवर रहती तो उन लोग के बीच ऐसे फंसी हुई नहीं रहती। पर बात अगर फूमोंग की है तो उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। वो चाहे कुछ भी कर ले पर ज्ञान को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। अभी हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। अपने मोशु अपनी
क्यान और साथ ही फोमोंग और हमारे कावेनिंग का। जब इन लोग यहाँ से निकल रहे थे उससे पहले अपने जो मोशू है उसने अपनी क्यान से कहा था कि तुम इस जगह पर रुके रहो और यहीं पर रहे रहे उस सैन के बारे में पता लगाओ कि अब तक के क्या हुआ है। लाइक हमारा जो वेन है उन्होंने पहले से ही अपनी वही से कह दिया है कि वो उसके बारे में पता लगाए, पर वही हमारे मोशू ने भी कहा है कि वो इन सब बातों में पता लगाए और वो हर एक डिटेल निकाले। और हमारी जो किन क्यान है उसने भी हाँ कह दिया है और वो फूमोंग के साथ यहाँ पर इसलिए रह रही है ताकि वो सैन के बारे में बाहर रहकर ही पता लगा पाए। सीन कट होता है, हम अपने ये प्रिंस और झाओजिंग को देखते जो इस वक्त पर अपना नाश्ता करके यहाँ से निकल गए थे। अब जैसे इन लोग निकलते हैं तो अपना झाओजिंग है जो हमारे ये से थैंक यू कहता है इस जगह पर आने के लिए और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ भाई के साथ जो कुछ भी हुआ जिस वजह से आप लोगों को बहुत हर्ट हो रहा होगा, पर अब गाओ शियालैंग का ताजपोशी भी हमें करना है और मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं जानता हूँ गाओ शियालैंग पर अब बहुत ज़्यादा हमले होने लगे हैं जिस वजह से उसके जान पर हमें ख़तरा लगता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ जितने भी सैनिक हैं वो उनके रहते हुए भी जब हमला हो रहा है तो मुझे आपके भी सैनिकों की ज़रूरत है। क्या आप अपने कुछ सैनिक यहाँ ला सकते हैं जिससे कि पूरी पहरेदारी अच्छे से हो और गाओ शियालैंग की ताजपोशी हम अच्छे से करवा पाएँ। अभी ये झाओजिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने प्रिंस के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे झाओजिंग हैं वो अपने प्रिंस को रोकते हैं और कहते हैं प्रिंस। हमारे प्रिंस रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ कहिए। अभी अपने जो झाओजिंग है वो कहते हैं उम्मीद है आप यहाँ पर बेहतर फील कर रहे होंगे। वैसे जब उस दिन वो सब हुआ था, जब यहाँ पर हमला हुआ था तो मैंने देखा था आपको चोट लग गई थी। आप ठीक तो है ना? क्या आपने अपनी दवाई पानी ले ली? अभी अपने प्रिंस जो है वो कहते हैं हाँ मैंने ले ली। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में पूछा। वैसे आपने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी है, वो सारी कला में बहुत अच्छा है और उसने हर किसी का सम्मान करना भी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अभी अपने झाओजिंग जो है वो कहते हैं हाँ मैंने उसे बहुत अच्छे से शिक्षा दी है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उसकी इतनी तारीफ़ की। अपने प्रिंस बस अपना सर झुका देते हैं और उस जगह से अपने ये के साथ निकल जाते हैं। हमारे झाओजिंग जो सीधे अपने रूम की ओर निकल जाते हैं। सीन कट होता है, हम अपने वूशी और युआन को देखते हैं जो इस वक्त यहाँ से उठ गए थे। अब जैसे ही वो उठते हैं हमारा वूशी जो सीधे चिल्लाता है भाई काओ आप कहाँ हैं? अभी अपना जो काओ विनिंग है वो उस साइड से आ ही रहा था और साथ ही अपना मोशू भी था। जब ये दोनों आ रहे थे इधर से अपना वूशी देख रहा था और वो चिल्लाता है भाई काओ थोड़ा जल्दी आइए ना। अभी अपना जो काओ विनिंग है वो कहते हैं हाँ वूशी आ रहा हूँ, हुआ क्या है? अभी अपना वूशी जो है वो कहता है वूशी नहीं दावू। अभी अपना युआन जो है वो कहता है तुम्हारा नाम दावू है? अपना वूशी उसकी ओर मुड़ जाता है और कहता है हाँ मेरा नाम दावू है। तो तुम्हें वूशी क्यों कहा जा रहा है? वूशी कहता है क्योंकि मेरा नाम वूशी भी है। युआन कहता है वूशी है या दावू है? हमारे जो वूशी है वो कहते हैं दावू ने मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और वूशी मुझे सभी कहते हैं, पर जब भी मेरे भैया मुझे कहते हैं तो मुझे उनका दावू कहना ही पसंद है। अभी अपना जो वूशी ऐसे ही कहता है, युआन उसे हैरानी से देखने लगता है कि ये क्या बात हुई। अभी अपने काविनिंग और मोशू जो सामने से आ रहे थे, अचानक से काविनिंग का पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है जिस वजह से उसका पैर जो स्विंग होता है और वो सीधे नीचे, अब जैसे वो नीचे गिरने वाला था तभी अपना मोशू उसे रोकने की कोशिश करता है जिस वजह से वो भी साथ में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, गिरते साथ हम देखते हैं अभी अपना काविनिंग जो नीचे था, मोशू जो उसके ऊपर था। जैसे ही वो उसके ऊपर था वो उसे देखने लगता है
दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। इधर से अपना वूशी जो आता है दौड़ के और उसे उठाता है और कहता है, भैया आपको लगी तो नहीं कहीं? अभी अपना जो मोशू है वो भी उठ जाता है और कहता है, तुम्हें लगी तो नहीं? वो ऐसे ही कहता है। काविनिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे पर मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। अभी अपना मोशू जो है वो कहता है अपना ख्याल रखो। वो ऐसे ही कह के यहाँ से जाने लगता है, पर हम अपने मोशू को देखते हैं जो बार बार अपने काविनिंग को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। हमारा वूशी जो अपने काविनिंग को अच्छे से चेक करता है और कहता है, भैया आपको कहीं लगी तो नहीं? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या मैं आपको दवा दूँ? अभी अपना जो काविनिंग है वो कहता है, मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ नहीं लेता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। अभी अपना युआन जो है वो उसके पास आ जाता है और कहता है, लगता है तुम्हारा भाई तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। काविनिंग अपने युआन की ओर देखता है और कहता है, हाँ ये मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। अब अपना युआन जो है अपने वूशी का जो जैसे प्यार से पेश आता है और थोड़ा-सा ज़िद्दीपना करता है, उसकी ये हरकतें देख के वो उसे देखते ही रहता है। चलिए हम अपने सैनसेन को देखते हैं, जो इस वक़्त पर अपना नाश्ता करने के बाद अपने रूम की ओर गया था। अभी हम चैंगलिंग को देखते हैं, जो कि अपने सैनसेन के पीछे ही गया था। अभी सैनसेन जैसे ही चैंगलिंग को देखता है अपने पीछे आते हुए कहता है, चैंगलिंग तुम आखिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चैंगलिंग कहता है, आप अपनी सच्चाई कब बताएंगे? आप कब बताएंगे आखिर कि ये सब के पीछे आप ही है? आप ही थे ना वो जिसने जिसने गाओ शियालैंग पर हमला करवाया था? वो आप ही थे ना? वो ये आपके कंधे पर जो निशान है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं समझ में आया? हुँ? ये आपके कंधे पर तीर के जलने का निशान, ये वही निशान है ना जो भाई मोशू ने आपको दिया था, है ना? उन उन सब के बीच में वो आप ही थे ना? अभी अपने जो शेनशेन है वो कहते हैं, हाँ, इतनी सी चोट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, वो मैं ही था जिसने जिसने यहाँ पर हमला करवाया था। उनमें से वो एक शख्स मैं ही था जिसने वो गाओ शियालैंग को यहाँ से उठा कर ले गया था। और वो शख्स मैं ही था जिसने गुशियांग से हूबहू उसके तरीके से ही लड़ाइयाँ की थी, चाबुक से। जैसे वो चाबुक चला रहे थे ठीक वैसे ही मैं भी चाबुक चला रहा था। अभी हम छोटा छोटा फ्लैशबैक देखते हैं जब इन लोग के बीच ये लड़ाई हो रहा था और अचानक से यहाँ पर जो ये काले पोशाक में बंदे आए थे, इनमें से एक था अपना सैनसेन। जब यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी तब अपना सैनसेन चुपके से यहाँ से लड़ते लड़ते चला गया था और हम देख सकते थे सभी तो लड़ रहे थे पर इनके बीच कहीं पर भी हम सैनसेन को देख ही नहीं सकते थे। सैनसेन जो अपना गेटअप चेंज करके यहाँ पर आ गया था और इन सभी से लड़ रहा था और उसका पूरा का पूरा फोकस था अपनी गाओ शियालैंग को चोट पहुँचाने में, पर गुशियांग के रहते वो चोट नहीं पहुँचा पा रहा था। और इसी दौरान इसने चुपके से अपनी गाओ शियालैंग के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया था और उसे वो वहाँ से लेकर जा रहा था। जब वो वहाँ से लेकर जा रहा था तो गुशियांग ने उसे देख लिया था और उसने उसका पीछा किया था। और वो जैसे ही यहाँ से निकला था उसने अपने एक जो उसका साथी रहता है उसे ऑर्डर दे दिया था कि वो एक जहरीला तीर छोड़ दे। और जहरीले तीर में उसने यूज़ किया था सबसे ख़तरनाक जहरीले सांप का जहर को यूज़ किया था, जिस वजह से जो तीर गाओ चोंग को आकर सीधे लगा था और गाओ चोंग की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। वरना अगर जहरीला तीर भी लगता है तो बचाने की एक संभावना होती है, पर अगर एकदम जहरीला सांप का रहे तो फिर कुछ भी कर दे 1 सेकंड में ही इंसान मर जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ था कि अपने गाओ चोंग की मौत सीधे 1 सेकंड में ही हो गई थी, इसलिए वूशी भी उसे बचा नहीं पाया था। हम देखते हैं हमारा जो सैनसेन है वो कहता है, हाँ वो मैं ही था जिसने गाओ शियालैंग को यहाँ से लेकर गया था। मैं उसे मारना चाहता था पर ये गुशियांग जो हर कदम पर उसके पीछे ही रहती है। पहले गुशियांग के कारण मैं कभी भी उसे मार नहीं पाता था, उसके बाद आ गया ये काविनिंग।
पर मैं इसे भी मार डालूँगा। मैं उस हर इंसान को मारने वाला हूँ जो मेरे रास्ते में आने वाला है। चैनलिंग, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत मानता था, पर तुम्हें पता है, मैं उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि आखिर उन्हें कैसे हुआ ऐसा। मैंने तुम्हारे शहर में, जहाँ तुम रहते थे, दर्पण झील में, मैंने अपने साथियों को भेजा था कि वो तुम्हारे शहर को पूरा बर्बाद करके रख दें। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे शहर को बर्बाद करते करते वो तुम्हारे पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देंगे। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट फील हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि शहर को तो तुम्हारे बर्बाद करने को कहा गया था, पर बर्बाद तुम्हारा पूरा परिवार हो गया था। मुझे आज भी दुख होता है इस बात से कि मैंने अपने सबसे करीबी भाई को खो दिया। मेरा भाई जहांगीर हुसैन, मैंने उसे खो दिया। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, जहांगीर हुसैन यही नाम था ना। अब वो ऐसे ही कहते हैं, मैंने उसे खो दिया। पर जब तुम मेरी आंखों के सामने आए, मेरे हाथ में मैंने तुम्हें लिया। तुम सिर्फ साल भर के थे। तुम्हारा साल का पहला जन्मदिन था जब तुम मेरे हाथों में थे। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान देखकर मुझे मेरा वो करीबी भाई जहांगीर हुसैन याद आ गया था, और मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाया। अभी जो सैनसन है वो चैंगलिंग के गालों पर हाथ लगाने लगता है। अपना चैंगलिंग जो सैनसन के हाथों को झटक देता है और कहता है, हाथ मत लगाइए मुझे, आप खूनी है। आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अभी अपने जो सैनसन है वो दूर हटते हैं और कहते हैं, हाँ वो मैं ही था जिसने तुम्हारे भी परिवार को ख़त्म कर दिया। हाँ वो मैं ही था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे उस शहर को, दर्पण झील को बर्बाद कर देना है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई को खो दूँ, अपने सबसे करीबी भाई को खो दूँ। पर अब क्या कर सकते हैं, है ना। वैसे ही कहता है। अभी जो चैंगलिंग है वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और अपने सैनसन पे हमला करने लगता है। जैसे वो हमला करता है, अपना सैनसन उसके हाथ को ट्विस्ट कर देता है, उसके चाकू को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, चैंगलिंग, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, मेरे सबसे करीबी भाई के बेटे हो। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई के बेटे हो, ठीक है। वो ऐसे ही कहता है, उसका हाथ झटक के यहाँ से सीधे एक पैर पटकता है और वहीं से एक खिड़की है जहाँ से वो बाहर निकल जाता है। चलिए हम अपने सैनसन का पीछा करते हैं। हम सैनसन को देखते हैं जो अभी जैसे वो वहाँ से निकला था, वो इस वक्त पर हवा में उड़ते हुए वो एक एक दंगार पर अपने पैर रख रहा था और फिर हवा में और भी तेज उड़ रहा था। वैसे तेज उड़ते उड़ते आगे जा रहा था। हम सैनसन से जस्ट पीछे देखते हैं, लगभग उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, उस पर कोई नज़र रख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अपना फ़ई ही था जो कि उसका पीछा कर रहा था। अभी जैसे कि फ़ई भी उसका पीछा कर रहा था तो थोड़ा बहुत आवाज़ तो आ ही जाता है, जिस वजह से अपना सैनसन एक जगह पर रुकता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। फ़ई एन टाइम पर छिप जाता है। सैनसन बहुत देर तक चेक करता है पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने पर वो बहुत देर तक आगे जाते रहता है। यहाँ से अपना फ़ई भी जो उसके पीछे जा रहा था। अब सैनसन अपने वही कबीले में पहुंच जाता है। उसका कबीला नहीं, जो उसका सेक्ट है, मोनतागु सेक्ट, वो वहीं पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही वहाँ पहुंचता है, पहुंचते साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अनगिनत लोग, जिनकी कोई गिनती की सीमा ही नहीं थी। उनमें से एक पर्सन जो आता है, जिसने बहुत ही सिंपल सा ड्रेस पहन कर रखा हुआ था, वो आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, क्या हुक्म है अब आपका? आपके लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमने हमारे बहुत सारे साथियों को खो दिया है, पर वो
जो लोग थे वो तो इस बार जिन्होंने अपनी जान खो दी वो तो दर्पण झील के लोग थे, वही के वो लोग सिपाही थे। अभी जो अपना सैनसन है वो कहता है, क्या दर्पण झील के सिपाही? तुमने उन्हें आखिर क्यों भेजा? तुम करते क्या रहते हो? तुम्हें कहीं से भी किसी भी और शहर के सिपाहियों को भेजना था, पर तुमने दर्पण झील के सिपाही को क्यों भेजा? वहाँ के सिपाही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता था, पर इस पर सिपाही वहीं से आए हुए थे। अभी अपना जो वो पर्सन था वो कहता है, हाँ वहीं से सिपाही मैंने भेजा था, क्योंकि आपने अब तक के जिन भी सिपाहियों को मांगा था हमला करने के लिए, वो सारे सिपाही तो अब तक अधमरे हो चुके हैं। कुछ सिपाहियों ने तो अपनी जान भी खो चुकी है। जितनी भी बार आपने गाउशिया लाइन पर हमला करने के लिए कहा, हमने भेज दिया, पर कोई वापस आया तो किसी की लाश वापस आई, कोई बचा तो कोई नहीं बच पाया। सैनसन कहते हैं, कोई बचा नहीं बचा, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, पर उस जगह के सिपाहियों को मैं मरते हुए नहीं देख सकता था। कहाँ है वो लोग जो लोग बच गए थे? अभी ये जो शख्स था वो कहता है, हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ही कह के उसे अभी एक वही जो महल था, महल के एक रूम में ले जाता है। हम दूर से देखते हैं हमारा फई, जिसने अभी अपना गेटअप चेंज करके रखा हुआ था और वो अभी वही देख रहा था, लाइक वो दूर से ही नज़र रख रहा था और वो अंदर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, भले ही उसने गेटअप चेंज करके रखा हुआ है पर इस जगह पर उसके लिए जाना बहुत ही मुश्किल था, तो वो अंदर नहीं जा सकता था। इस वजह से वो उसी जगह पर, लाइक वो जो मौन दागू है, जो फैक्ट है, वो उसी जगह पर घूमने का फैसला करता है। उसने अपना गेटअप जो चेंज करके रखा हुआ था और वहाँ पर सभी लोग नॉर्मल गेटअप में ही रहते हैं, जो हर किसी का ड्रेस स्टाइल रहता है वो उसी ड्रेस स्टाइल में रहते हैं। उनमें से किसी ने भी वो काला पोशाक जो रहता है उनमें से किसी ने भी नहीं पहन रखा था। वो लोग सादे सिंपल कपड़े में ही थे और हम अपने फई को देखते हैं जो कि वो भी अपने सादे सिंपल कपड़े में ही वहाँ पर सभी के बीच जा रहा था और कोई भी अगर बातचीत कर रहा था तो उन लोग की बातों को सुन रहा था, जहाँ पर वो उन लोग की बहुत सारी बातें सुन रहा था, जिन्हें मैं आगे चल के आप सभी से शेयर करूँगी। चलिए हम अपने सैनसन को देखते हैं। वो जैसे उस महल में जाता है और उस रूम में जाता है, उन लोग को देखने लगता है। अभी वो उन लोग को देखता है, चेक करता है, कहता है, इन लोग ठीक तो है ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? अभी वो शख्स कहता है, हाँ इन लोग ठीक है, बस थोड़े दिन आराम करेंगे फिर इन लोग ठीक हो जाएंगे। सैनसन कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और हाँ इन लोग जैसे ही ठीक हो जाए मुझ तक खबर पहुँचा देना। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाते हैं। हम फई को देखते हैं, जैसे वो उसे यहाँ से निकलते हुए देखता है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। सीन कट होता है, हम अपने दुआन पेंगजू को देखते हैं, जिसके साथ लगभग वो 10 सिपाही तो थे ही, जो लोग अभी वही जंगल एरिया में चल रहे थे। उन लोग चलते रहते। अभी अपना दुआन पेंगजू जो है वो कहता है, आखिर ये जाओ जिसु उस जगह पर कैसे पहुंच गया, और महाराज से छुपकर? जहाँ तक मैं जानता हूँ महाराज ने तो उसे ये के यहाँ भेजा हुआ था ना, ये के महल में, जहाँ पर उसके दोस्त चांगकिंग की मौत हो गई थी, उसने तो वही लेकर गया था। तो फिर आखिर झाओ जिसु उस जगह पर कैसे पहुँच गया? अभी अपना जो उनमें से एक सिपाही रहता है वो कहता है, मैंने सुना था जब महाराज कह रहे थे कि ये ने उन्हें अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके बदले बदला ले। उनके दोस्त चांगकिंग पर हमला हुआ, उनकी मौत हुई और उनकी मौत का बदला लेने के लिए झाओ जिसु से कहा गया। अभी अपने जो दुआन पेंगजू थे वो कहते हैं, झाओ जिसु और किसी के मौत के लिए बदला लेने गया है? वाह, वो झाओ जिसु जिसे तो अब तक ये भी नहीं पता है कि उसके माता पिता के मौत के पीछे कौन है।
और वो किसी और की मौत का बदला लेने गया है। अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके माता पिता की मौत के पीछे किसका हाथ है तो वो क्या करेगा आखिर। वो ऐसे ही कहता है और चलने लगता है। अभी वो जो सिपाही था वो कहता है कि आपको पता है कि उनके माता पिता की मौत के पीछे कौन है। डुआन पेंगजू कहता है मुझे पता तो सब कुछ है पर बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। खैर चलते हैं हम, क्योंकि जी जाओ यीशु को तो हमें लेकर आना है। आखिर हमारे सम्राट का ये फरमान जो है वैसे ही कहता है और यहाँ से चलने लगता है। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम देखते हैं इन लोग की तकरार होती है। उन्हीं जो कबीले वाले लोग हैं जो वहाँ पर जो जंगली एरिया में रहते हैं उसी से उन लोग की तकरार हो जाती है। जैसे ही तकरार होती है, तकरार होते ही उन लोग की वही भाषा और यहाँ दुआन पेंगजू और ये लोग जो कि इन लोग का ना इन लोग समझ सकते थे कि इन लोग क्या बोल रहे हैं और ना ही अपना दुआन पेंगजू जानता था। और जैसे ही अभी उन लोग अपना भाला दिखाते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं, अपना दुआन पेंगजू जो कि इशारा करता है कि इन लोग के सामने शांत रह जाना, कुछ मत कहना। उन लोग कहते हैं पर इन लोग हम पर हमला करेंगे। दुआन पेंगजू कहता है दिमाग का इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इन लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि हम इन पे खतरा है। अगर हम इन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि हम इन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे तो इन लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अभी वो जो सिपाही लोग हैं वो हाँ कहते हैं और अपना जो हथियार था उन लोग नीचे रख के अपने दोनों हाथ को ऊपर कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर इन लोग का सरदार आता है जो कहता है उन लोग से बातचीत करता है, अपने ही लोगों से बातचीत करता है और कहता है उन लोग से कि उन्हें जाने दो। वो जैसे ही उन लोग को ऐसे कहते हैं उन लोग अपना भाला से सीधे साइड खड़ा कर देते हैं और ये जो मेन था उन लोग का कबीले का महाराज वो इशारा करता है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अभी दुआन पेंगजू हाँ में सर हिलाता है, उन लोग से कहता है चलो यहाँ से। अब यहाँ से चलते चलते अब हम देखते हैं दुआन पेंगजू और ये जो सिपाही लोग थे वो चलते चलते वही 5 लैक्स पहुँच जाते हैं। हम लोग वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ के लोग जो हर किसी का आना जाना हो रहा था, सभी लोग आना जाना कर रहे थे और इन लोग अभी इन लोग को देख रहे थे। सभी जितने भी ये दुआन पेंगजू सामने सामने चल रहा था और दुआन पेंगजू के पीछे जो सिपाही लोग थे उन लोग साथ ही साथ चल रहे थे। वहाँ के लोग जो लोग थे उन लोग उन्हें देखे ही जा रहे थे। अभी हम देखते हैं हमारा दुआन पेंगजू जो चलते चलते वही महल के पास आ गया था। महल के पास जाकर वो खड़ा होता है, काओ चौंग के महल के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है जाओ यीशु तो तुम यहाँ पर हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी। वैसे अपना इतना अच्छा महल छोड़कर तुम यहाँ आखिर किसके बदले के लिए आए हो? चलो पता लगा लेता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अंदर जाने लगता है। सीन कट होता है, हम अपने झाऊ को देखते हैं जो इस वक्त पर अपने वही भूत घाटी में ही था जिसके पास हमारे बेन थे, जो इस वक्त पर हमारे झाऊ के पेट में जो चाकू लगा था वहाँ से वो कपड़े को थोड़ा सा हटा के वहाँ से वही देख रहे थे और उनका मरहम पट्टी वो खुद ही करना चाहते थे। अभी अपना झाऊ जो ऐसे ही था वो कहता है नहीं आप रहने दीजिए मैं खुद कर लूँगा। अपने बेन कहते नहीं मैं कर लूँगा, आप रुकिए। वो ऐसे ही कहता है। हमारा झाऊ कहता है नहीं आप मत कीजिए। वो ऐसे ही कह के उससे दूर होने की कोशिश करता है पर अपना बेन जो कि नहीं मानता और वो खुद ही उसका मरहम पट्टी करने लगता है। सीन कट होता है, हम अपनी फोमोंग और लियो को देखते हैं जो कि अभी अपना एक साथ ही थे। हमारी जो फोमोंग है वो लियो से कहती है तुम्हारे मास्टर ने कुछ तो कहा है जो तुम इतनी शांत हो, तुम मुझसे लड़ नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं लड़ रही, क्या बात है। हमारी जो लियो है वो कहती है तुम्हारे सामने ही तो बातें हुई ना, फिर तुम इतनी क्यों कह रही हो। मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर हूँ वरना मैं यहाँ पर रहती भी नहीं और मेरे मास्टर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मास्टर मुझे यहाँ से ले जाते थे। लियो ऐसे ही कहती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। अभी अपनी जो फोमोंग है वो कहती है आज तक के समझ में नहीं आया कि तुम बात बात पे मुझसे पीछा छुड़ा के जाने क्यों लगती हो।
मैं बस तुम्हारे साथ ही तो रहना चाहती हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है जो तुम बार बार मुझसे दूर चले जाती हो। अभी अपनी लियो जो पीछे मुड़ती है उसे उंगली दिखाती है और कहती है, अपनी एज देख लो, जरा ना ध्यान से अपनी एज देख लो, कितनी ज़्यादा एज है तुम्हारी, और तुम हो कि मुझ पर तुम्हें कुछ लगता है कि नहीं लगता है। फूमोंग कहती है, अरे अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, इसमें मेरी एज का क्या लेना देना। हाँ जानती हूँ, मेरी एज देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा एज की हूँ तो तुमसे तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। हाँ जानती हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, पर इतना तो तुम याद रखना, अगर मेरे दांत कुछ समय पहले होंगे शुरू तो उसके बाद तो तुम्हारे भी तो दांत धीरे धीरे झड़ना शुरू ही हो जाएंगे। जैसे मेरे बाल पकेंगे बाद में तुम्हारे भी बाल पकने शुरू हो जाएंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मेरे दांत नहीं रहेंगे तब मैं तुम्हारे दांतों के ज़रिए खाना खाना पसंद करूँगी। जब मेरे बाल और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे बालों की खूबसूरती देखकर अपने आप को खूबसूरत समझूंगी। अभी अपनी लो जो कि देखती रहती है और बोलती है, क्या है करके, अब वो उसका दूर जाने की कोशिश करती है। जैसे वो दूर जाने की कोशिश करती है हमारी फूमोंग जो उसका हाथ पकड़ लेती है अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, ज्ञान मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जानती हूँ मेरी एज ज़्यादा है तो तुम्हारे लिए मुझे एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें ज़रा सा भी ये एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ? क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो प्यार नहीं नज़र आता? अभी अपनी ज्ञान जो कि अपनी फूमोंग को देखे ही जा रही थी। अपनी ज्ञान कहीं ना कहीं जानती थी कि अपनी फूमोंग उससे सच में प्यार करती है, पर अपनी ज्ञान जो कि स्टिल अपना गुस्सा दिखा रही थी और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये बस तुम्हारा एक रुतबा है, तुम बस मुझे पाना चाहती हो, फ़ायदा उठा रही हो ना कि इस जगह की रानी हो तुम। हाँ अभी अपनी जो फूमोंग है वो ज्ञान को छोड़ देती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, ठीक है तो छोड़ देती हूँ तुम्हें, जाओ जो करना है करो, जाना चाहती हो ना यहाँ से, जाओ आराम से जाओ, मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। अभी जैसे ही अपनी फूमोंग ने अपनी क्यान को छोड़ दिया था, क्यान चुपचाप बस फूमोंग को देखे ही जा रही थी। सीन कट होता है, हम अपनी लुओ और साओ को देखते हैं जो इस वक्त पर अपनी क्यान और फूमोंग से थोड़ा दूर थे। लाइक उन लोग ने इन लोग का ये सीन देख लिए थे। अभी दोनों ही एक साथ एक कोने में रहते हैं जहाँ पर अपनी लुओ ने अपनी साव को होल्ड करके रखा हुआ था और अपनी साव कहती हैं, चाची का ये रूप कभी नहीं देखा ना, तुम्हें क्या लगता है लुओ, क्या चाची सच में इनको पसंद करती होंगी? क्या वो सच में उनके साथ रहना चाहती होंगी? अपनी लुओ जो अपनी साव को अपने करीब खींच लेती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है साव, क्या चाची ऐसा नहीं चाहती होंगी? क्या चाची सिर्फ उनसे फ्लर्ट कर रही होंगी या उनके मन में सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने का एक ख्वाब होगा? क्या लगता है तुम्हें? चाची ने हम दोनों की परवरिश की है, गुरु के अलावा हम दोनों के देखभाल करने वाली चाची ही थी। चाची ने ही तो हमारी देखभाल की थी ना, तो तुम्हें क्या लगता है चाची कुछ भी गलत करेंगी? मुझे नहीं लगता। तुम्हें पता है मुझे कहीं ना कहीं चाची की आंखों में उनके लिए वही प्यार दिखता है जो मैंने कभी ना कभी तुम्हारी आंखों में देखा था। साओ और भी अपने लुओ को अपने और करीब खींच लेती और कहती है, तो क्या तुम्हें अब मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता जो मैं तुम्हारे लिए दिखाने की कोशिश करती हूँ? अपने लुओ साओ को दूर धकेलती है और कहती है, यहाँ पर तुम अपना प्यार मुझे मत दिखाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। हमारी साओ कहती है, अब चाची का ये प्यार तो लियो किनकियान के लिए पूरा भूत घाती देख रहा है, तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार अगर भूत घाती में से कुछ लोग ही देख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे भी सबको तो पता है ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारी लुओ जो कि अपनी साव से हाथ छुड़ा के आगे आगे जाने लगती है और कहती, माना कि सबको पता है पर मुझे अपना प्यार सबको दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसे ही कह के आगे जाने लगती है।
हम सामने देखते हैं, सामने से हमारे वेन और झाऊ जो आ रहे थे। वेन ने अपने झाऊ को अच्छे से, वो जो उसके जहाँ पर चाकू लगा था, अच्छे से मरहम पट्टी कर दिया था। और इस वक्त पे हमारे झाऊ ने ग्रे कलर का एक वही ड्रेस पहना हुआ था जो कि भूत घाती से ही उसे दिया गया था। वो उसे पहन कर आ रहा था। सामने सामने है हमारे वेन जो चल रहे थे। अब इन लोग चलते हुए आते हैं। जैसे इन लोग चलते हुए आ रहे थे, सामने से हमारी लू जो जा रही थी, अब वो सीधे ही उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों एक साथ ही आ रहे थे। इस वजह से जाकर खड़ी हो जाती है और उसे सलामी देती है। जैसे इन लोग ग्रीट करते हैं वैसे ही करती है। और उसके बाद कहती है, मास्टर क्या आज आपका कोई प्लान है? हमारा वेन कहता है, हाँ बस फैया आ जाए एक बार। फई के आने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। अभी पीछे से हमारी साव भी आ जाती है जो कहती है, मास्टर वैसे मुझे लगता है कि अभी जैसे ही वो की बस इतना करती है, उतने में वो हमारे झाऊ को देखने लगती है। जब वो झाऊ को देखती है तो वेन कहते हैं, हाँ कहो क्या कहना चाहती हो तुम? अभी अपनी जो साव है वो कहती हैं, मास्टर जब वहाँ पर हमला हुआ था उस महल में, गाओ चांग के मौत के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, तो इस बात का वहाँ पर क्या असर होगा? और जैसे कि मोशु यहाँ से चले गए हैं और जो कुछ भी आप लोगों के बीच बातें हुई थी, उससे तो ये साबित होता है कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उन सब के पीछे उस सैन का हाथ था। पर अगर वाकई में सैन का हाथ था तो फिर आप उसे सज़ा कैसे देंगे? उसके साथ जो भी है और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए तो सच्चाई आपको पता लगानी पड़ेगी ना। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं, हाँ सच्चाई पता लगानी पड़ेगी और उसके लिए मैंने फ़ई को भेजा है। फ़ई आता ही होगा। अभी हम सामने से देखते हैं जहाँ से अपना फ़ई जो लगातार आ रहा था, और वो जैसे ही आते रहता है, आते आते लाइक वो इधर से आ रहा है, उसी वक्त पे हम अपने लवलेस को देखते हैं जो अपने धुन में चला जा रहा था। उसे अपना एक काम था जिस वजह से वो अपने धुन में चला जा रहा था। अभी वो अचानक से उससे टकराता है, जिस वजह से दोनों आपस में टकराते हैं। इन दोनों के शरीर हल्के हल्के टकराते हैं और जैसे ही टकराते हैं इन लोग गिरने वाले थे। हमारा लवलेस जो गिरने ही वाला था, फ़ई उसे संभाल लेता है और कहता है, लवलेस बस अपने प्यार की बरसातें ना करना इधर उधर बंद करो और देख के चला करो। अभी लवलेस जो दूर हटता है और कहता है, फ़ई तुम अपने काम से मतलब नहीं रख सकते? मैं गिर रहा हूँ नहीं गिर रहा हूँ उस बात से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ गिरने से तुमने मुझे बचा लिया ना, बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। बस करो अब तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना था और मुझे मेरा काम करने दो। अभी अपना फ़ई जो लवलेस को देखने लगता है, लवलेस भी जो फ़ई को घूर रहा था। अभी जो अपना वेन था वो चिल्लाता है, फ़ई यहाँ आओ। अभी जैसे ही वो चिल्लाता है, अपना लवलेस सीधे ही वेन की ओर देखता है और कहता है, जाओ जाओ काम कर लो महाराज का। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। फ़ई अपना लवलेस को इग्नोर करता है और सीधे अपने वेन के पास चला जाता है। अभी जैसे ही अपना फ़ई वेन के पास जाता है, वो वेन के पास जाकर सीधे खड़ा होता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, महाराज की जय हो। वेन कहता है, कहो क्या खबर लाए हो तुम? अभी अपना जो फ़ई है जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बताने लगता है। अभी जैसे ही वो सारी बातें बता रहा था, वेन कहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये, फिर इसका मतलब मैं जिसे गलत समझ रहा था उसकी तो असल में कोई गलती थी ही नहीं। गलती उसकी थी और मैंने सजा उसे देनी चाहा और यहाँ पर उसकी बेटी के सर से उसके बाप का साया उठ गया। अभी अपना पेन जो ये सब बातें सोचने लगता है। अब जो फ़ई है वो कहता है, और हाँ मैं जब यहाँ आ रहा था, अब वो जैसे ही वो ऐसा कहता है तो अपना पेन उसकी ओर देखने लगता है और कहता है, आ रहा था तब क्या हुआ? अभी अपना फ़ई, चलिए हम एक फ्लैशबैक देखते हैं अपने फ़ई का। जब अपना फ़ई यहाँ वापस आ रहा था जब वो वापस आ रहा था तब उसने अपने दुआन और उसके साथ जो वही
लोग हैं उन लोग को देख लिया था। जब वो उन लोग को देख लिया था तो वो बस उन लोग को देख रहा था, उन लोग के उसके बाद उन लोग की बातें सुन रहा था। लाइक जिसमें उसने ये तो नहीं सुना था कि बात वो जाओ यीशु को कर रहा है, पर वो बात यहाँ पर उन लोग ये कर रहे थे कि उन्हें अभी गौचों के महल जाना है। और हमारे दुआन पेंगजू को जो पता मिला है कि उसे वहाँ जाकर जाओ यीशु को लाना है, वो पता असल में हमारे जिन ने उसे गौचों के महल का दिया था, क्योंकि जिन को अभी ये बात पता नहीं थी कि वो असल में उस भूत घाटी में है करके। उसे अभी यही बात पता थी कि वो तो अपने गौचों के महल में है, इसलिए वो उसे वहाँ का पता दिया था। और जब उन लोग बात कर रहे थे तो अपने फ़ई ने लोग की बातें सुन लिया था। अभी वो यही सुन के हमारे बहन को बताते रहता है। अभी जैसे वो ये बताता है उस बारे में कि उन लोग के पहनावे के बारे में, जो कुछ भी जैसा उनका पहनावा था, और वो जो नाम लेता है उसे दुआन पेंगजू कहा जा रहा था करके। अभी हम अपने जाओ को देखते हैं जो थोड़ा सा दूर होता है और अचानक से वो सोचने लगता है। लाइक अभी हम उसकी थिंकिंग देखते हैं जो कहता है, दुआन पेंगजू ये आखिर यहाँ तक कैसे आ गया? अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर वो मुझे ज़बरदस्ती जिन के पास ले जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अभी अपना झाऊ जो यही सोचने लगता है। सीन कट होता है, हम अपने गौचों के महल को देखते हैं जहाँ पर सामने हमारे झाओजिंग, ये प्रिंस और हमारे युआन खड़े हुए थे। वहीं पर हम अचानक से देखते हैं सामने से अपना दुआन पेंगजू जो चलते हुए आ रहा था अपने वही 10 सिपाहियों के साथ। जब वो चलते हुए आ रहा था तो अपने जो ये है सिर्फ वही उसे पहचानते थे। लाइक ये और ये के अलावा हमारे युआन और प्रिंस इन लोग ही पहचानते थे। अब इन लोग जैसे उन लोग को देखते हैं तो देखने लग जाते हैं। हमारा दुआन जो चलते हुए आता है एक रुतबे के साथ, सामने जो ये खड़े थे उन्हें देखकर कहता है, ये भाई आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर वो कहाँ है? अभी अपना ये भाई जो दुआन को देखने लगता है और कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अभी अपना दुआन कहता है, ये भाई आखिर तुम यहाँ पर हो और तुम ये बताना नहीं चाह रहे कि आखिर वो कहाँ है? मेरे महाराज का फियांसे? तुम आखिर उसे यहाँ पर क्यों लेके आए थे? और हाँ प्रिंस युआन, जिन भाई युआन, आखिरकार तुम्हारे भरोसे ही तो मेरे महाराज ने अपने फियांसे को भेजा था ना कि इस ये ने अपने दोस्त को खो दिया है, तो बस एक सहानुभूति के लिए भेजा गया था, पर तुमने तो अच्छा खासा उसका इस्तेमाल कर लिया। वैसे क्या वो यहाँ पर नहीं है? वैसे बदला किससे लेने की बात हो रही थी? आखिर तुम किससे बदला लेने की बात कर रहे थे? मेरे महाराज ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर हाँ इतना तो मुझे पता है कि तुम उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें क्या इतना नहीं पता कि झाओ यीशु कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है? वो बहुत जल्दी ही पिघल जाता है। तभी तो वो अपने माता पिता की बातों में आकर मेरे महाराज से शादी करने को भी तैयार हो गया और उनका फियांसे भी बन गया। पर अब तुम ये गलत कर रहे हो ना, तुम अपने बदले के लिए मेरे महाराज के फियांसे का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो गलत है ना। अभी अपना ये जो गुस्से से अपने दुआन को देखने लगता है हमारा प्रिंस, जो सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, दुआन तुम जिसकी बात कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। दुआन सीधे अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है, यहाँ का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो और धुन निकालो उसे। अभी वो जैसे ही ऐसे ही कहता है, अभी झाओ जिंग जो सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, बंद करो ये सब, क्या है, कौन हो तुम लोग और आखिर इस जगह पर खड़ क्या रहे हो? अभी अपना जो दुआन है वो कहते हैं, मैं कौन हूँ? मैं स्वर्ग की खिड़की का दूसरा नेता हूँ, दुआन पेंगजू, और मुझे इस जगह पर स्वर्ग की खिड़की के महाराज ने भेजा है ताकि मैं इनसे उनके फियांसे को ला पाऊँ।
वापस ला पाऊँ, इसलिए मुझे भेजा गया है। वैसे तुम लोगों से मैंने क्या कहा, एक एक चप्पा खोज डालो और देखो कहाँ है वो ऐसे ही कहता है। और जैसे ही वो ऐसा कहता है, अभी सारे के सारे सैनिक जो थे वो सभी वहाँ पर खोजने लग जाते हैं। जब उन लोग खोज रहे थे तो हम देखते हैं वो एक जगह पर जाते, एक रूम में जाते जहाँ पर हमारी गुशियांग और गाओशियालैंग एक साथ रहती। गुशियांग जो गाओशियालैंग का ख्याल ही रख रही थी। दूसरी जगह जहाँ पर अपना मोशू था और वो अभी अपना जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो जब अपने रूम में भी रहता है वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते ही रहता है। वही तीसरी जगह जहाँ पर अपना सैन था, जिसने अभी अपने कंधे से अपने कपड़े को हटा कर रखा हुआ था। और जैसे ही वो आए हुए देखता है वो तुरंत सीधा करता है और कहता है, कौन हो तुम? वैसे ही करके तलवार निकाल देता है। जैसे वो तलवार निकालता है, उसके अलावा बहुत सारी जगह पर खोजा जाता है। वो जैसे ही तलवार निकालता है, अभी ये शख्स कहता है जो कि साथ में आया हुआ था, बाहर चलो, तुमसे मिलने के लिए हमारे नेता आए हैं। वैसे कहता है। सैन कहता है, कौन से नेता? वैसे ही कह के बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है, सामने देखता है जो कि दुआन पेंगजू था। अभी जैसे ही इन लोग एक दूसरे को देखते हैं, अपना सैन जो कि दुआन को देखते ही रह जाता है। जब वो उसके देखते ही रह जाता है तो दुआन कहता है, ओह, तो तुम भी यहीं पर हो? दुआन बस उसे देखते ही रहता है। जैसे ही वो देखने बोलने वाला था कुछ आगे, उसी वक्त पे अपना सैन जो अपना तलवार बाहर निकालता है और सीधे उससे लड़ने लग जाता है। जैसे ही अपना दुआन ये ध्यान देता है कि सैन उससे लड़ रहा है, तलवार से उस पे हमला कर रहा है, अपना जो दुआन है तुरंत ही अपना तलवार निकालता है और उसके तलवार को रोकता है। अब इन लोग के बीच थोड़ी देर ही तलवार से फाइटिंग शुरू हो जाती है। हम इधर देखते अपना जो मोशू था वो भी इस जगह पे आ गया था। जब ये फाइटिंग देखता है, ये दोनों के बीच जैसे ही फाइटिंग होती रहती है, अपना जो बाकी के सिपाही थे इन लोग भी अभी लड़ना शुरू कर देते। जैसे इन लोग लड़ना शुरू करते हैं, अपना ये जो कि अकेले ही इन सब पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है, तो इसलिए वो इन सब पे भारी पड़ता है। और सबको मारने के बाद दुआन से कहते हैं, दुआन, लड़ना बंद करो और जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो होकर रहेगा। और रही बात तुम्हारे महाराज की, तो तुम्हारा महाराज, उसे इंतज़ार करना होगा। जब तक कि मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो जाता, उसे इंतज़ार करना होगा। वो ऐसा ही कहता है और दुआन को देखने लगता है। दुआन जो लड़ते लड़ते साइड होता है और सैन से कहता है, सैन, मैं तुमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रहा, पर तुम जानते हो जितनी बातें मुझे पता है उतनी बातें किसी को भी नहीं पता। तुम मुझसे बच कर रहना, क्योंकि तुम सिर्फ एक फटके में मुझे मार सकते हो, पर मेरी ज़बान का क्या? मैं चाहूँ तो तुम्हारा क्या कर सकता हूँ तुम जानते हो। अभी सैन जो रहता है वो कहता है, अच्छा तो तुम क्या बता सकते हो? अभी इन लोग की बातें सुन रहे थे। अपना मोशू जो इंतज़ार में था कि सैन कुछ तो कहे, जिससे उसे ये पता चल पाए कि हाँ, कहीं ना कहीं यही है। वो ऐसे इंतज़ार में रहता है। तभी अपना सैन कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वैसे ही कह के उससे दूर हट जाता है। वो जैसे ही दूर हटता है, उसी वक्त पर अपना काव वेनिंग जो कि अपने सैन को पकड़ लेता है और कहता है, आप ठीक तो है ना? वो जैसे ऐसे कहता है, सैन खुद को ठीक करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अभी हम अपने दुआन को देखते हैं जो कहता है, ये ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मैं उसके लिए वापस आऊँगा। मेरे महाराज को जो चाहिए वो उन्हें मिल कर रहेगा और उसके लिए तो मैं वापस आकर ही रहूँगा। अभी अपना ये जो है वो बस चुपचाप देखते रहता है। दुआन जो आराम से यहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे ही पीछे जो बाकी के सिपाही थे वो अपना हाथ पैर जो तुड़वा चुके थे, उनमें बहुत सारी चोटें लगी थी, वो अपना लंगड़ाते हुए जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, उस टाइप की गितम में उन लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अब इन लोग जैसे ही पीछे पीछे जाते हैं, हम अपने सैन को देखते हैं जो कहता है धीरे से ही, अगर ये मेरी सच्चाई बता देता तो मुझे ये पूरा 5 लाख लाइन्स
नहीं मिल पाता था। वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुरा के देखते रहता है। हम अपने काव्यनी को देखते हैं जो कि अपने सैनसन से थोड़ा ही पीछे था और उसने उसकी बातें सुन ली थी, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था और वो मन में कहता है, ओह तो इन्हें पूरा 5 लाख लाइन्स चाहिए। ठीक है, इन्हें ये तो ऐसे मिलेगा कि ये हमेशा याद रखेंगे। सीन कट होता है, हम अपने मोशु और कावेनी को देखते हैं जो कि इस वक्त पर एक साथ ही खड़े थे। अपना मोशु कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कावेनी कहता है, हाँ, जब ये सब बातें हो रही थी और जब दुआन यहाँ से जा रहा था तो मैंने उनकी ये बातें सुनी। वो ऐसे ही कह के उसे उस समय पे अपने सैनसन ने जो कहा था उसे वो बता देता है। अपना कावेनी जैसे ही ऐसा बताता है, हमारा मोशु जो अपना पंच बनाता है उसे एक दीवार पे मारता है और कहता है, अब तक के जो कुछ भी हो रहा था इन सब के पीछे चाचा थे। अभी वो जैसे ही कहता है वो अपना सर नीचे कर देता है और अपने आँखों पर अपना हाथ रख देता है जैसे कि वो एक टेंशन फील कर रहा हो। अपना जो काविनिंग है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, दूसरे हाथ को, और कहता है, तुम हिम्मत से काम लो। अगर ये सब में वाकई में वो ही है जो कि अभी समझ में आ रहा है कि हाँ वही है, तो हमें उन्हें सज़ा दिलानी होगी। तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहते हो या फिर अफसोस करना चाहते हो कि वो तुम्हारे चाचा हैं? अभी अपना मोशु जो है वो अपने काविनिंग को देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी अपना मोशु जो है वो धीरे धीरे अपने काविनिंग के थोड़ा करीब आ रहा था, पर वो जैसे ही करीब आ रहा था वो उसके हाथ को छुड़ा देता है और कहता है, हाँ, मैं अपनी बहन को इंसाफ तो ज़रूर दिलाऊंगा, पर ये सब के लिए पहले मुझे पापा को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि अब तक के कौशल पर जितने भी हमले हुए उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे चाचा ही थे। वो ऐसा ही कहता है और अपना जाने लगता है। हम काविनिंग को नोटिस करते हैं जो कि अभी जैसे कि अपना मोशु उसके थोड़ा सा करीब आ रहा था, इस हरकत से काविनिंग थोड़ा सा घबरा चुका था। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि काविनी आखिर उसके करीब क्यों आ रहा था। सीन कट होता है, हम अपनी गाँव शेलेंग और गुशियांग को देखते हैं जो अपनी गाँव शेलेंग जो कि डर चुकी थी इस माहौल को देख के, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अभी अपनी गुशियांग जो अपनी गाँव शेलेंग को होल्ड किए रहती है, उसे समझाती रहती है कि कुछ नहीं हुआ है राजकुमारी, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी गाँव शेलेंग जो कहती है, ठीक ठीक ऐसे ही तो लोग आए थे ना, ठीक ऐसे ही आए थे और उन लोगों ने हमला किया था। ये ऐसे ही तो पिताजी चले गए थे। अगर किसी और को कुछ हो गया तो, अगर मैंने किसी को खो दिया तो। अभी अपनी गुशियांग जो अपनी गाँव शेलेंग को होल्ड कर लेती है, उसके फेस को होल्ड करती है, प्यार से उसके गालों को सहलाती है और कहती है, राजकुमारी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब है ना, सब है ना, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आप शांत हो जाइए। गाँव शेलेंग कहती है, नहीं, तब भी तो सब थे, तब भी सब थे, पर मैंने अपने पिताजी को खो दिया। नहीं, अगर 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 मैंने फिर से किसी को खो दिया तो, अगर मेरे दोनों चाचा में से किसी को कुछ हो गया तो, या फिर भाई मोशु या तुम्हें कुछ हो गया तो। अभी अपनी गुशियांग जो अपनी गाँव शेलेंग को हक कर लेती है, उसके बालों को रफ करने लगती है और कहती है, राजकुमारी, मैं यहीं पर हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ राजकुमारी, मुझे देखिए। अभी अपनी गाँव शेलेंग जो कि अपनी गुशियांग को देखते रहती है, उसके चेहरे पर हाथ रख देती है, उसके चेहरे को देखने लगती है, धीरे धीरे उसके करीब होती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, हमारी गुशियांग भी जो अपनी राजकुमारी के करीब जा रही थी, दोनों के होठ जो हल्के से मिलने लगते हैं। जैसे ही दोनों के होठ हल्के से मिलते हैं, अपनी गाँव शेलेंग जो दूर हट जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना। वो ऐसे ही कह के अपना फेस दूसरी ओर कर देती है। अभी अपनी गुशियांग जो अपनी राजकुमारी को देख रही थी, वो जब ऐसे ही देख रही थी तो अपनी मुट्ठी को कस लेती है और कहती है, राजकुमारी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है।
अभी वो जैसे ऐसे ही कहती है, अपनी गाँव जो पलट जाती है और उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, मैंने गलत किया है गुशियंग, ये मैंने गलत किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अपनी गुशियंग जो है वो कहती है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है राजकुमारी, ये आप जो फ़ील कर रही थी वो आप कर रही थी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि मुझ पर तो आपका पूरा हक है, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकती है। वो ऐसे ही कह के उसके हाथ को लेती है और अपने चेस्ट पे वहीं पर रख देती है जहाँ पर उसका दिल है, लाइक दिल साइड पे रख देती है और कहती है, आपको पता है, जब से मैं आपके साथ रह रही हूँ, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा ये दिल सिर्फ़ आपके लिए धड़कता है और मैं हमेशा सिर्फ़ आपके लिए रहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आप सुरक्षित रहें, इसलिए तो मैं हर एक बहाने से आपके पास रहने के बहाने खोजती हूँ, इसीलिए तो। और आपको क्या लगता है कि आपका ये कदम उठाना, आपके इस कदम से मुझे हर्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं राजकुमारी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपका ये एक कदम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा है। अभी अपनी गाँव जो बस हैरानी से अपनी गुशियांग को देखी जा रही थी। सीन कट होता है, हम अपनी भूत घाटी को देखते हैं जहाँ पर अपने वेन और झाऊ एक साथ थे। अभी अपना वेन जो है वो झाऊ से कहता है, सुनिए आशु। अभी अपना झाऊ कहता है, हाँ कहिए। अभी वो जैसे ही कहते हैं, अपना वेन कहता है, क्यों ना हम फिर से उसी महल में चले जहाँ पर हम थे। हमारा झाऊ कहते हैं, पर वहाँ क्यों जाना है। जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपने वेन कहते, क्या हुआ, आप घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। हमारा जो झाऊ है वो उसी बात को रिपीट करता है कि मैं क्यों ना घबराऊँ, आखिरकार वहाँ पर भी तो हमले हुए थे और वहाँ से हम पहले ही आ गए थे जब उन्हें ज़रूरत थी। अगर हम अभी जाते हैं तो वो क्या सोचेंगे। अभी अपना वेन कहता है, मेरे पास आइडिया है, बस हमें उस जगह पर जाना है। और अगर जैसे कि आपने हमारी बातें सुनी होंगी, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, और अगर ये सब में वाकई में उस सैनसन का हाथ है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अपने झाऊ से कहता है कि वो वहाँ से चले, कि वो उस जगह पर चले। जब वो ऐसे ही कहता है तो उसके ऐसे कहते ही अपना झाऊ जो ये सब बातें सोचने लगता है और कहता है, ठीक है हम ज़रूर जाएंगे, पर क्या ये ज़रूरी है कि हम आज ही जाएं। अपना जो वेन है वो कहते हैं, हाँ वैसे तो ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो आप आज का समय ले सकते हैं, हम कल चले जाएंगे। अभी वो ऐसे ही कहता है, जैसे ही वो ऐसे ही कहता है, अपना झाऊ जो हाँ में सर हिलाता है और जाने को होता है। पर वो जैसे ही जाने को होता है उसी वक्त पर उसका पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, जिस वजह से वो गिर रहा होता है। जैसे ही वो गिर रहा होता है, उसके गिरने के कारण अपना वेन जो उसे होल्ड कर लेता है और कहता है, आशु संभल कर चलिए। जैसे ही वो ऐसे ही कहता है, अपना जो झाऊ है उसे देखने लगता है और फिर उसके गले पर अपना हाथ ले जाता है। गले पर हाथ ले जाकर उसे अपने करीब खींच लेता है। जैसे ही वो अपने करीब खींचता है, अभी अपना वेन जो है वो उसके कमर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, क्या बात है, आपको कुछ हुआ है। अभी जैसे ही अपना वेन ऐसे ही कहता है, अपना झाऊ कहता है, मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अभी अपना वेन कहता है, ओह तो इस तरीके से आप खुद को संभालते हैं। हमारा झाऊ जो एम्प्रेस हो जाता है, लाइक अजीब सा उसे फील होता है। वो अपनी नज़रें झुका देता है और कहता है, माफ़ करना मैं आ रहा हूँ। वैसे ही कह के यहाँ से जाने लगता है। पर हम आगे देखते हैं हमारे झाऊ को, जिसने अपना फेस गुस्से वाला बना लिया था और कहता है, कहाँ ये कि बदले के लिए आया था और कहाँ ये सब नाटक करना पड़ रहा है। ये मेरी गलती थी कि मैंने सोचा था कि मैं इससे धोखा नहीं दे सकता, पर नहीं, अगर बात बदले की है तो मुझे बदला लेना ही होगा। ये ने मुझे अपने दोस्त के बदले के लिए भेजा था और मैं इसका दुख सुन के इसकी तरफ कैसे हो सकता हूँ। मुझे बदला लेना है और अगर मैं इससे बदला नहीं लूँगा तो फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे माता पिता की मौत हुई कैसे थी असल में।
वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। और इस वक्त पे हमारा जो छाऊ है जो बातें कर रहा था वो बहुत ही स्लोली कर रहा था, जो कि कोई और नहीं सुन सकता था। चलिए सीन कट होता है, हमें भूत घाटी में ही एक और अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी अपना लवलेस खड़ा था और उसके सामने अपना फई जो अपना सर झुका के खड़ा हुआ था, और लवलेस जो फई पे बहुत ही गुस्सा कर रहा था। लवलेस कहता है, क्यों सबके सामने बहुत गुस्सा करते हो मेरे ऊपर? हाँ, अभी फई अपने हाथ को उठाता है और लवलेस के गालों पर रखता है और कहता है, लवलेस प्लीज़ गुस्सा मत करो ना। अभी अपना जो लवलेस है वो हाथ झटक देता है और कहता है, क्या गुस्सा मत करो, बहुत शौक था ना तुम्हें, क्या कह रहे थे तुम? अपने ये लवलेस को तुम फैलाया मत करो, इधर उधर छिड़कना बंद करो। अच्छा, तो मैं अपने प्यार को इधर उधर छिड़क रहा हूँ? मेरा ये प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें नज़र नहीं आता है। कब तक के तुम छुपाते रहोगे कि तुम मेरे प्रेमी हो? अभी अपना फई जो है वो अपने लवलेस के दूसरे भी गालों पर हाथ रखता है और दोनों हाथ से पकड़ता है और कहता है, लवलेस बात को समझने की कोशिश करो। ये वक्त सही नहीं है कि मैं किसी को भी ये पता चलने दूँ कि हमारा रिलेशन क्या है। अभी अपना लवलेस जो है वो कहता है, ओह तो तुम अपना रिलेशन किसी को बता नहीं सकते ना, तो ठीक है ना, मत बताओ, पर आइंदा तुम मेरे पास आया गए ना तो सोच लेना मैं तुम्हारी हालत क्या कर सकता हूँ। अब वो जैसे ही ऐसे कहता है, अपना फई जो लवलेस को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, अच्छा तो सोच लो कि अगर हम दोनों अकेले हुए तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? लवलेस बोलता है, तो अभी कौन सा बार हमारे बीच 4 लोग हैं और 4 लोगों के बीच तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ झगड़ा करते हो, एक नाटक करते हो, है ना? अभी अपना लवलेस के ऐसा कहते ही अपना फई कहता है, तो ठीक है अभी दिखा देता हूँ तुम्हें अपना प्यार। वैसे ही कह के उसके कमर को ग्रैब कर लेता है और उसे किस करने ही जाते रहता है। जैसे ही वो किस करने जाते रहता है, अपना लवलेस उसे दूर धकेल देता है और कहता है, तुम ना दूर रहो मुझसे, जब तक कि तुम्हें ये हिम्मत नहीं आती कि तुम ये सबको बता पाओ कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन है, तब तक कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। वो ऐसे ही कह के उससे दूर हट के जाने लगता है, पर अपना फई जो उसे खींच लेता है, दीवार पे धकेल देता है और उसे वहीं पर उसके दोनों हाथ को ग्रैब करके उसे किस करने लग जाता है। जब वो किस कर रहा था, अपना लवलेस जो उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे दूर नहीं धकेल पाता है और मेल्ट होके किस करने लगता है। जब वो उसे किस कर रहा था तो अपना फई किस करने के बाद रुकता है। दोनों की सांसें गहरी-गहरी हो चुकी थी। वो उसके फोrehead पर ही अपना फोrehead रख देता है और कहता है, क्यों नहीं रह पाए ना मुझसे दूर, तो क्यों बात-बात पे दूर होने की कोशिश करते हो? अपना लवलेस जो अब कुछ कह ही नहीं सकता था, वो बस गहरी-गहरी सांसें ही लिया जा रहा था। सीन कट होता है, हम अपने गाओचोंग के महल को देखते हैं, जहाँ पर अपना चैंगलिंग जो वही जहाँ पर युद्ध प्रयास होता है वहीं पर खड़ा था। वो जितने भी बच्चे लोग लाइक जितने भी लड़के लोग वहाँ पर युद्ध प्रयास कर रहे थे, लाइक वही जो ट्रेनिंग ले रहे थे उन लोग को देख रहा था। उन लोग को देखते देखते वो खुद के हाथ को देखता है, अपने पास की रखी हुई उस कमज़ोर सी तलवार को देखता है और कहता है, क्यों क्यों आखिर मैंने ये सब कलाई नहीं सीखी? क्यों क्यों मुझे सिर्फ ये टूटी फूटी तलवारबाजी ही आती है? अब समझ में आया कि आखिर क्यों चाचा सैनसेन ने मुझे ये सब से दूर रखा था। अब समझ में आया, चाचा सैनसेन की वजह से ही मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ उनकी वजह से। और आज मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं उन्हें सज़ा भी नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार की मौत का बदला उनसे ले ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं आखिर इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ? आखिर कैसे? वो ऐसे ही कहता है और सीधे उन लोग के बीच चला जाता है, जो कि उन लोग अपना तलवारबाजी भी कर रहे थे, भाले भी फेंकना सीख अच्छे से ये कर रहे थे, यहाँ तक कि उन लोग तीरंदाजी भी कर रहे थे। जब उन लोग कर रहे थे तो उन लोग उसको देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, राजकुमार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अपना जो चैंगलिंग है वो कहता है, क्या मैं तुम लोग के साथ ये सब सीख सकता हूँ?
अभी जो इन लोग हैं वो कहते हैं, राजकुमार आपको इसकी क्या ज़रूरत, आप तो वैसे भी सुरक्षित हैं, आप पर तो कोई हमला भी नहीं होता। अभी अपना जो चैंगलिंग है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मुझ पर कोई हमला नहीं होता, पर क्या तुम लोग मुझे ये सब सीखने के लिए मदद कर सकते हो। वो ऐसे ही कहता है। अभी ये सभी लोग कभी अपने चैंगलिंग को देखते, कभी एक दूसरे को देखते, कभी चैंगलिंग को देखते, कभी एक दूसरे को देखते। सिनकत होता है हम अपने ये प्रिंस युआन और झाओजिंग को देखते, जो कि अभी एक साथ चारों के चारों ही खड़े थे। जब इन लोग चारों के चारों खड़े थे तो अपना झाओजिंग कहता है, ये सब क्या था, वो शख्स कौन था, दुआन पेंगजू, वो कौन था और आखिर वो किसकी बात कर रहा था, आपने किसे अपने बदले के लिए यूज़ किया है। अभी अपना ये कहता है, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। अपने झाओजिंग कहते हैं, आप क्यों नहीं बता सकते, आखिरकार वो शख्स यहाँ आया ही क्यों था, कि किस बदले की बात हो रही थी और आपने आखिर अपने बदले के लिए किसे इस्तेमाल किया है। सभी तो यहीं पर है, तो फिर आपने इस्तेमाल किसे किया है। क्या कोई ऐसा शख्स है जिस बारे में मैं या फिर मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अभी अपने जो ये है वो कहते हैं, झाओजिंग देखो मैं कुछ भी बता नहीं सकता, पर हाँ जैसे कि तुमने मुझसे कहा था कि गाओ शेनिंग की ताजपोशी के लिए तुम्हें सैनिकों की ज़रूरत है, तो मैंने पहले ही अपने नगर में भेज दिया है संदेश कि यहाँ पर सैनिकों को भेजा जाए, तो सैनिक 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो तुम बस तैयारी शुरू करो गाओ शेनिंग के ताजपोशी की। अभी झाओजिंग जो कुछ और कहता, पर उससे पहले ही अपना प्रिंस जो झाओजिंग के पास आ जाता है, उसके हाथ को पकड़ के साथ में चलने लगता है और कहता है, झाओजिंग जी चलिए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो ऐसे ही कह के उसे साथ में ले जाता है। जब उसे साथ में ले जाते रहता है तो झाओजिंग कहता है, प्रिंस ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी थी। अपना प्रिंस कहता है, आप उनसे बात बाद में भी कर लीजिएगा, पर आप मेरे साथ चलिए। वैसे ही कह के उसे ले जाने लगता है। अभी प्रिंस जो ले जाते अपने युआन को आँख मार देता है, मतलब कि ये इशारा था कि तू इधर संभाल ले करके। अभी अपना जो युआन है वो ये से कहता है, ये भाई क्या बात है, क्या आप सबसे छुपाना चाहते हैं कि झाओजिशु को आपने अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया है। अभी अपने जो ये है वो कहते हैं, हाँ अगर मैंने किसी को भी ये पता चलने दे दिया कि झाओजिशु मेरे बदले के लिए ही आया है, तो वो मेरा बदला कैसे लेगा, आखिरकार वो उसे तर पाएगा कैसे, इसलिए मैं सबसे छुपाना चाहता हूँ। अभी अपने जो ये ऐसे ही कहते हैं, युआन कहता है, वो तो ठीक है ये भाई, पर उसमें उसकी क्या गलती है आखिरकार, और आपने ही कहा था ना कि आप सब कुछ बता देंगे उसे कि उसके, वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जो ये है वो कहते हैं, हाँ मैं उसे बता दूँगा, पर उसके लिए सबसे पहले उसे मेरे बदले उसका दिल तोड़ना होगा, उस खुदघाती के राजा का दिल तोड़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि उसका दिल टूटे, जो दर्द मैंने महसूस किया है वो दर्द उसे महसूस हो। वैसे ही कहता है। और अभी वहाँ पर ही एक ग्लास रखा हुआ था जो कि वाइन का ही ग्लास था, उसे लेता है और उसे पी जाता है, और उसे जो कांच की ग्लास थी वो उसे ही हाथ से दबाता है। जैसे ही हाथ से दबाता है सीधे वो ऐसे चकनाचूर होता है। जैसे ही चकनाचूर होता है उसके हाथ पे खून आने लगता है, चूँकि एकदम इतने जल्दी बह रहा था। अपना युआन जो कहता है, ये आपने क्या किया, ऐसे ही कह के वो इधर उधर देखने लगता है। तब तक कि हम देखते हैं यहाँ पर अपना वुशी आ गया था। वुशी जब ये देखता है तो जल्दी से पास जाता है और उसके हाथ को देखकर जल्दी जल्दी अच्छे से साफ करने लगता है और कांच के टुकड़े निकालते हुए कहता है, ये भाई ये आपने क्या कर दिया, देखिए आपको कितनी सारी चोट लग गई है। अभी जिस तरीके से अपना वुशी जो ये भाई का केयर कर रहा था, अपना युआन जो वुशी की हरकतों को देख रहा था, उसके फेस को देखा ही जा रहा था। और अपना वुशी जो अच्छे से उसका हाथ को क्लीनअप करने के बाद कांच के टुकड़े जो हाथ में कर गए थे उन लोग को निकालने के बाद अच्छे से मरहम पट्टी कर देता है और एक दवाई निकालता है जो एक गोल सी दवाई रहती है, उसे ये के हाथ में रख कर कहता है, इसे खा लीजिए आपको आराम मिलेगा। वो ऐसे ही कह के यहाँ से जाने लगता है। अभी वुशी जैसे यहाँ से जा रहा था, युआन अपने वुशी को देखा ही जा रहा था और हम अपने ये को देखते हैं जो कि वुशी को भी जाते हुए देखता है और ये अपने युआन को भी देखता है।
और कहता है, क्या बात है, तुम आजकल उस पर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें। अभी अपना युआन जो है वो उसी की ओर देखना बंद करता है और ये को देखता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहता है, पर वो फिर से अपने उसी को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। सीन कट होता है, हम अपने स्वर्ग की खिड़की को देखते हैं, मतलब कि हमारे जिनके उस राजमहल को देखते हैं जहाँ पर वो खड़ा था। उसका घर बहुत ही अच्छे से, वो महल को बहुत ही अच्छे से सजा दिया गया था। और वो कहता है, दुआन गया है मेरे जाओ यीशु को लाने, मेरे फियांसे को लाने। आखिरकार वो आने वाला है। तो फिर ये सब इतना फीका फीका क्यों लग रहा है, इनमें कुछ तो कमी है। वो ऐसे ही कह के उन सभी जगहों को देखने लगता है और अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है, एक भी कमी मत रखना, आखिरकार मेरा जाओ यीशु आने वाला है। वैसे ही कह के देखने लगता है। अभी हम देखते हैं सामने से जो अपना दुआन पेंग जो आ रहा था, उसके साथ बाकी के जो लंगड़ते पंगड़ते आ रहे थे, बाकी के लोग, उन लोग आ रहे थे। और हाँ, इन लोग को आने में टाइम लगा है। और जैसे हम लोग आ रहे थे, जब हम लोग आते हैं तो गिर पड़ जाते हैं। अपना दुआन जो सीधे ही आता है। इन लोग की ऐसी हालत देख के अपना जिन जो है वो कहता है, क्या हुआ दुआन, आखिरकार इन लोग की ऐसी हालत कैसे, और कहाँ है जाओ यीशु। अपना दुआन कहता है, महाराज, जाओ यीशु वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंस और युआन थे, पर जाओ यीशु तो वहाँ पर नहीं था। अपने जिन कहते, क्या कहा तूने, वो नहीं था, पर वो वहीं पर तो गया था, तो फिर वो वहाँ कैसे नहीं था। अभी अपना जो दुआन है वो कहता है, क्या पता कि उसे बदला लेने के लिए कहीं और भेजा गया हो। जिन कहते हैं, हाँ, हो भी सकता है, मतलब कि अब मुझे फिर से उसको शिकार बनाना होगा। वो ऐसे ही कहता है और एक डेविल सी स्माइल देता है।